उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो इसके बाद प्रेसिडेंट का कोई टॉपिक्स या कोई एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो आप प्लीज अभी से लेके लास्ट तक ये वीडियो देखना। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि प्रेसिडेंट होता क्या है और प्रेसिडेंट का काम करता क्या है। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है। इसको राष्ट्रपति कहा जाता है और ये अपने भारत का पहला पर्सन होता है। मतलब संवैधानिक पद का ये पहला पद है जो प्रेसिडेंट होता है। और ये प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो मतलब एक राजा की तरह होता है इस देश का। कोई भी देश का प्रेसिडेंट, अपने भारत का जैसे प्रेसिडेंट है, वो एक राजा की तरह है। आर्टिकल 52 में कहा है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ये प्रेसिडेंट जो है, हमने अभी बोला कि राजा की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना प्रेसिडेंट, वो यूके से लिया गया है, यूके से। और यूके में महारानी होती है, मतलब महाराजा और महारानी। तो यूके में महारानी होती है। महारानी का मतलब आप समझते हैं कि पूर्वज से चला आ रहा है। तो वहां से, यूके से, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक लिया गया है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो बस आर्टिकल 52 में इतना ही है कि बस भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी होता है, उसका एक सीईओ होता है, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उस कंपनी का। तो वैसे ही भारत का ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है। ये आपको पता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, मतलब सुप्रीम है ये। तो इनके पास ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है इनके पास। लेकिन मतलब एग्जीक्यूटिव पावर होते हुए भी ये मतलब नाम मात्र के हैं। कैसे हम बोल रहे हैं नाम मात्र के? तो नाम मात्र के हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, संविधान में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पीएम के सलाह में या उनके मंत्रिमंडल के सलाह में के बिना हो। ये जो मतलब कि जो भी काम भारत के राष्ट्रपति करेंगे, वो पीएम के सलाह पे करेंगे और उनके मंत्रिमंडल के, मतलब पीएम के जो मंत्रिमंडल होंगे, उनके सलाह के बिना ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि हम आपको बोल दिए कि आप कोई भी मतलब कोई पार्टी आप अरेंज कर रहे हैं, हम आपको बोल दिए, आपके पास सारा पावर है कि आप इस पार्टी में कहाँ से सामान लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन हम साथ में ये भी बोल दिए कि सारा पावर होते हुए भी आप अपने बड़े भाई के बिना या कोई दूसरे पर्सन के बिना पूछे आप ये काम नहीं करेंगे। तो हमने तो आपको पावर दे दिया, लेकिन ये भी बोल दिया कि उनसे बिना पूछे आप कोई भी काम नहीं करेंगे। तो कोई भी काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पूछ के ही करना पड़ेगा। सारा पावर होते हुए भी आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 53 में यही कहा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास है, लेकिन बिना पीएम के सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह में या उनके मंत्रिमंडल के सलाह पे राष्ट्रपति कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। आर्टिकल 54 मतलब अनुच्छेद 54 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि जितने भी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने गए मेंबर हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर हैं, वो वोट डाल सकते हैं। चुने गए मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 है, विधानसभा में 2 है और लोकसभा में 2 हैं। वो अलग बात है कि अब यहाँ पे दोनों विधानसभा और लोकसभा में खत्म कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, इनको अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने का। बस जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे और आपके क्षेत्र से जो सांसद बन के जाते हैं, वही लोग वोट डाल सकते हैं, या विधायक, जो चुने गए विधायक है, वही लोग वोट डाल सकते हैं। बाकी नॉमिनेटेड जो है ना, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि जो ये राज्यसभा में 12 और लोकसभा और विधानसभा में 2 जो नॉमिनेटेड होते हैं, ये लोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं।
इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति इनको चुना जा रहा है तो ऐसा बोला जाता है कि अगर इन्हें राष्ट्रपति ही चुन रहा है तो हो सकता है ये राष्ट्रपति के पक्ष में वोट डाले, और इसलिए इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। और साथ में संविधान में ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी का जो लोग हैं, विधानसभा है, वहां के भी प्रतिनिधि वोट डाल सकते हैं। जो दिल्ली और पुडुचेरी, आपको एक ये आपके दिमाग में आया होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी के कहीं क्यों, अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है। तो ये तीनों के प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं विधानसभा के, वो वोट डाल सकते हैं। आपको स्पेशल कोर्ट इसको क्यों किया गया है, क्योंकि ये तीनों यूटी है, यूनियन एंड टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ये तीनों। और ये तीनों ही, बस यही तीनों केंद्र शासित प्रदेश है जिनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। ऐसा क्यों, देखिए, आप उससे पहले समझ लीजिए यूटी, यूनियन एंड टेरिटरीज होता क्या है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्या होता क्या है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ ना, देखिए ये पुडुचेरी हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, ये मतलब भारत से बहुत दूर दूर थे। और इसको यहाँ ये दिल्ली भी खुद केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली में कहा गया ना कि जो भी मतलब दूर दूर पे है ना, जितने भी दूर दूर पे राज्य है, उनको केंद्र अपने में मिला लिया। क्योंकि अगर मान लिए यहाँ पे अगर चीफ मिनिस्टर हो जाए, यहाँ का मुख्यमंत्री हो जाए, तो यहाँ पे तो मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है। जैसे आपके राज्य में का जो मुख्यमंत्री होंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अगर इसको तो फ्रीडम मिल जाएगा ना, तो कल के होकर के ये यहाँ के मुख्यमंत्री किसी और देश में जाके मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे जो भारत सरकार है, यहाँ पे अपने अंडर में ये सब केंद्र शासित प्रदेश को लिया गया है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि दिल्ली हो गया, वहां पे मुख्यमंत्री है, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां के तो मुख्यमंत्री होते हैं ना। यहाँ पे इसलिए होते हैं ना, क्योंकि भारत सरकार ये बोला कि अगर हम मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी, पुडुचेरी में भी, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री बना दिएगा। वहां पे केंद्र ने बोला कि यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनको उतना पावर नहीं दिया जाएगा जितना और सब प्रदेश में दिया गया है मुख्यमंत्री को। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली का खुद मुख्यमंत्री जो है, वहां का दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं आता है, अरविंद केजरीवाल के अंडर में, वो भारत सरकार के अंडर में आता है, गृह मंत्रालय के। और आप सोचेंगे चंडीगढ़ को क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि ये पंजाब का भी राजधानी है और हरियाणा की राजधानी है। तो यहाँ के जो प्रदेश हैं, ये लोग बोलेंगे कि हमारा राजधानी है, ये हमारा राजधानी है, पंजाब बोलेगा हमारा है, हरियाणा बोलेगा हमारा है। इसलिए इन सबों को हटाते हुए केंद्र ने बोला कि ना आपका होगा ना इनका होगा, ये केंद्र में रहेगा, मतलब ये केंद्र के अंडर में रहेगा, इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। तो जो भीड़ भाड़ वाला जो जगह था ना, जैसे जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन उसको उतना पावर नहीं दिया गया। और जहां जहां मतलब विधानसभा है ना, दिल्ली में विधानसभा हो गया, यूटी में, पुडुचेरी में हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां उसको भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनको भाग लेने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर नहीं था, अब हो गया ये भी। लेकिन देखिए, आपको ये भी बता दे कि अगर किसी राज्य का, भारत में कोई ऐसा राज्य, जैसे बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो अगर कोई भी ऐसा राज्य जहां का विधानसभा भंग हो जाता है, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ऐसे नहीं होता कि बहुमत नहीं मिलने के कारण बाद में भी विधानसभा भंग हो जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा विधानसभा भंग हो देश का, अगर एक से ज्यादा भी भंग हो, तो भी प्रधानमंत्री का, सॉरी, राष्ट्रपति का इलेक्शन होके ही रहेगा। किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं रुकता है। अगर मान लीजिए 10 राज्य का भी विधानसभा भंग हो, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। जिस राज्य का विधान, जैसे महाराष्ट्र हो गया, अगर यहाँ का विधानसभा भंग है, तो ये विधानसभा में जो ये इसका यहाँ का विधानसभा राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेगा।
बाकी जितने भी राज्य हैं वो भाग लेंगे। अगर 10 राज्य का भी विधानसभा भंग है ना, तो वहां के लोग भाग नहीं लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बाकी जितने राज्य हैं वो भाग लेंगे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना एकदम कंपलसरी है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जा सकता है। तो ये इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने का प्रोसीड्यूर है। देखिए, हमने आपको बताया कि आर्टिकल 54 में क्या क्या इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन भाग ले सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो चुने गए मेंबर हैं वो भाग ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और हम ये तो उसका प्रोसीजर है, मतलब भाग ले सकता है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन हम उन सबको हटाते हुए आपको एक मतलब अलग से एक नॉलेज आपको दे रहे हैं हम कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। हालांकि वो है नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो, कोई पूछे या एग्जाम में आए तो। देखिए, किसी भी राज्य का एक एमएलए का वोट निकालना हो कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो आप किसी भी राज्य का हैं, किसी भी राज्य का निकालना हो, जैसे मान लीजिए सपोज बिहार का हम निकाल रहे हैं कि बिहार के एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना हो, तो वहां के जिस भी राज्य का आप निकालना चाहते हैं उस राज्य का उस राज्य का पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितना है उस राज्य का, और वहां पे कितना विधानसभा सीट है, ठीक है। उसको वहां का जितना भी विधानसभा सीट होगा उससे 1000 से गुना कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार का निकालना चाहते हैं कि बिहार में एक एमएलए का वैल्यू, वोट का वैल्यू कितना है, तो आप सबसे पहले बिहार का जनसंख्या पता करेंगे कि बिहार का जनसंख्या है कितना। हम सपोज करके चलते हैं कि बिहार का जनसंख्या 10 करोड़ है, हम सपोज कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि इतना ही है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, हम सपोज कर रहे हैं। और वहां पे सपोज कीजिए वहां पे विधानसभा में 250 विधानसभा की सीट है बिहार में, उससे 1000 से गुना कर देंगे। जैसे हमने बोला ना कि स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, तो 10 करोड़ हो गया, सपोज कर दिए। विधानसभा सीट कितना है, तो 250 है, उसमें 1000 से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और इससे इसे करेंगे ना तो 400 आएगा। तो एक एमएलए का, बिहार के एक एमएलए का वोट का वैल्यू 400 है। ये हमने सपोज किया है भाई साहब, इतना नहीं है। आप एक्यूरेट वहां का जनसंख्या और एक्यूरेट वहां का विधानसभा सीट उठाएंगे ना तो ही निकलेगा कितना आएगा। मतलब हम एक बता रहे हैं, प्रोसीजर इसका बता रहे हैं कि एक एमएलए का बिहार के वोट का वैल्यू है 400, मतलब एक एमएलए। तो हमने कितना बोला, कितने एमएलए हैं, 250 एमएलए हैं। तो टोटल एमएलए का वोट निकालने के लिए आप, एक एमएलए का 400 है तो 400 गुने कितना एमएलए है, 250, तो 250 एमएलए हैं। तो आप निकालेंगे ना तो 10 लाख आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख एक एमएलए का वोट का, मतलब सॉरी, टोटल एमएलए, एक एमएलए का वोट का वैल्यू 400, और टोटल एमएलए का बिहार में जितने भी एमएलए हैं, मतलब बिहार राज्य का टोटल राष्ट्रपति के इलेक्शन में टोटल वोट वैल्यू हो गया 10 लाख हो गया। 10 लाख बिहार का टोटल एमएलए का वोट वैल्यू है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में होगा। ये तो आप किसी भी राज्य का निकालना चाहें, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट का निकाले, उसको वहां का पॉपुलेशन ले लेना, वहां का विधानसभा सीट ले लेना और 1000 से गुना कर देना, निकल जाएगा जितना निकलेगा। और जितना अगर टोटल निकालना होगा राज्य का, तो एक जो 1 एमएलए का वैल्यू आया उसमें जितना विधानसभा सीट है उसे गुना कर दीजिएगा, तो वहां का टोटल एमएलए का वैल्यू निकल जाएगा। और हम ये समझेंगे कि एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, एक एमपी के वोट के वैल्यू निकालने के लिए जितना भी टोटल एमएलए का वोट, मतलब वोट आप निकाले, जैसे आप बिहार का निकाले, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का, जितना भी वोट वैल्यू निकलेगा ना, उस पूरे राज्य का वोट वैल्यू, एमएलए का वोट वैल्यू को सम अप किया जाएगा, मिलाया जाएगा, और उतना लिखा जाएगा, उतना एमएलए का, टोटल एमएलए का वोट लिया जाएगा। और जितने भी एमपी हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, उन दोनों एमपी को वोट वैल्यू को टोटल मतलब वोट वैल्यू नहीं, मतलब जितने टोटल एमपी है ना, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे 543 और 245 हैं, 545 और 245 हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो दोनों को मिला करके
जितना मतलब जोड़ा जाएगा, जितना एमपी होंगे उतना से जोड़ के भाग दिया जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वही एमपी का, एक एमपी का वैल्यू होगा। तो इस ये इलेक्शन कमीशन है ना, ये निकाल के रखा गया, इस फिक्स है कि एक एमपी का वोट का वैल्यू 708 होता है। ये फिक्स है, इतना ही होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने निकाल के रखा है और ये फिक्स रहता है। तो हमने क्या बोला कि टोटल एमपी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी को जोड़ा जाएगा, सम अप किया जाएगा, 245 और 545 दोनों को मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और ये जो टोटल एमएलए है, एमएलए वोट जो हर राज्य के होंगे उन सारे राज्य के टोटल एमएलए का वोट को जोड़ा जाएगा, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के एमपी को से भाग दे दिया जाएगा, और जो वैल्यू आएगा वो 708 आएगा, क्योंकि ये फिक्स है। इतना ही एक एमपी के वोट का वैल्यू होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ये हमने अलग से आपको बताया ताकि आपको डाउट ना रहे किसी चीज का। हमने आर्टिकल 54 में आपको बताया कि इलेक्शन होता क्या है, एडवांस में आपको बता दिए कि एमएलए का, एक एमएलए का वोट का वैल्यू और एक एमपी का वोट का वैल्यू कितना होता है, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन आर्टिकल 55 में कहता है कि आपको मिनिमम वोट इतना होना ही चाहिए, तभी राष्ट्रपति बना जा सकता है। देखिए अपने देश में दो तरह का इलेक्शन होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका विधायक या एमएलए या एमपी किसी का भी वोट होता है, तो उसमें यही है, यही कंडीशन है, अगर 4 लोग खड़े हैं, अगर 4 लोग खड़े हैं ना, तो अगर मान लीजिए एक को 10 वोट आया, दूसरे को 30 वोट आया, तीसरे को 12 वोट आया, चौथे को 20 वोट आया, तो जिसका इन चारों में जिनका सबसे अधिक वोट होता है ना, जैसे मान लीजिए 10, 30, 12, 20, इनमें से जिनका सबसे अधिक वोट होता है ना, तो वो जीता हुआ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर वाले को हम जिता देते हैं, तो ये इनको चारों में सबसे अधिक वोट है, जो वहां पे खड़े हैं इलेक्शन में, उनको उनमें से जिनको एक वोट से भी अगर उनका अधिक वोट है ना, एक वोट से भी अगर जीत रहे हैं, तो उनको जीता हुआ कहलाया जा सकता है, कहलाया जाता ही है, सकता नहीं है, वो जीत जाते हैं। लेकिन 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 राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में मिनिमम 50% वोट होना ही चाहिए, 50% प्लस 1 वोट आपको होना ही चाहिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हैं, ए बी सी डी, अगर मान लीजिए ए को आ गया 20% वोट, बी को आ गया 30%, सी को आ गया 40% और डी को आ गया 49%, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनको 20%, 30%, 40%, 49%, तो आप ये नहीं कह सकते कि सबसे अधिक वोट इनको मिला है 49% वाले को, डी को, तो ये जीता हुआ नहीं कहलाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति में ये कंडीशन है कि मिनिमम 50% से +1 वोट आना ही चाहिए। अगर इससे कम नहीं, ऐसे कम आता है तो चारों में से कोई राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए नहीं जीत पाएंगे, कोई जीता हुआ नहीं कहलाएगा, फिर से री इलेक्शन होगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि सबसे अधिक, अगर चारों में से, यहाँ पे मिनिमम कोटा नहीं था, यहाँ पे चारों में से जिनको सबसे अधिक वोट है वो जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ 50% +1 वोट आना ही चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आप जीता हुआ नहीं कहलाएंगे। देखिए डी वाले को 49% आते हुए भी ये जीता हुआ नहीं कहलाएंगे। ये मिनिमम वोट राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रीफरेबल होता है। जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति इलेक्शन में, तो चारों में से अगर 4 लोग खड़े हैं ए बी सी डी, तो अगर एक आदमी वोट डालने जाता है तो यहाँ पे था कि आप किसी एक को वोट दे सकते हैं, आपको जो पसंद है उसको जाइए आप वोट दे के आइए। लेकिन यहाँ पे है प्रीफरेबल वोट होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग खड़े हैं, तो आपको अगर पसंद है कि बी वाले हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं बनते तो हम ये चाहते हैं कि सी भी बन जाए, तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये नहीं चाहते हैं तो तीसरे का अगर डी भी, अगर ये दोनों में से कोई अच्छा नहीं बनते हैं तो डी भी हम चाहते हैं कि डी भी बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई नहीं है तो हम चाहते हैं कि ए भी बन जाए, तो आप चौथा नंबर पे इनको वोट दे देंगे। जैसे मान लिया आपको जो सबसे अधिक पसंद है उसको 1 पे रखिए, जो कम पसंद है उसको 2 पे रखिए, जो उससे कम पसंद है 3 पे, और उससे कम पसंद है वो 4 पे। तो ये प्रीफरेबल वोट होता है। अगर एक इंसान जितना लोग खड़े हैं उनको वोट डाल सकता है, लेकिन पसंद के हिसाब से, ये पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद, चौथा पसंद, इस तरह से प्रीफरेबल वोट राष्ट्रपति इलेक्शन में होता है, जो एमएलए और एमपी डालते हैं। ये था आर्टिकल 55। और आर्टिकल जो 56 है, इसको हम एकदम छोटा सा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें आर्टिकल 56 में कहा है कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होना चाहिए।
मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो, इसको आपको पता है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका उनका सबका टेन्योर 5 साल होता है। तो आर्टिकल 56 में यही कहा है कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा वो 5 साल के लिए होगा, इससे सिवा कुछ नहीं। आर्टिकल 56 में जहां ज्यादा है, ब्रीफली है, उसको हम ब्रीफली बता रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 56 में यही है कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर होगा, जिस दिन से शपथ ले रहे हैं उस दिन से 5 साल तक, उसके आगे नहीं होगा। और जो आर्टिकल 57 है ना, आर्टिकल जो 57 है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का 5 साल अगर वो रह जाते हैं राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर वो दोबारा अगर जीत के आना चाहते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, जैसे अभी रामनाथ कोविंद है ना, रामनाथ कोविंद अगर चाहते हैं कि राष्ट्रपति अगले साल, अगर इनका 5 साल टेन्योर पूरा होगा, अगले बार भी अगर ये जीतना चाहते हैं, अगर ये जीत जाते हैं, अगर ये एज ए प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं, तो उनको ये सारे प्रक्रिया, जिस तरह से अभी वोट हुआ ना, अभी इलेक्शन बताएं कि ऐसे इलेक्शन होता है, वैसे इलेक्शन होता है, तो जितना भी इलेक्शन का प्रोसीजर होता है ना, उस सारे प्रोसीजर से गुजर के फिर से राष्ट्रपति बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद आप 2 बार, 3 बार, 4 बार राष्ट्रपति रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 57 यही कहता है कि कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो दोबारा अगर वो बनना चाहता है राष्ट्रपति, तो उनको वो सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो पीछे हमने बताया है आपको। वो सारा इलेक्शन होगा, अब मिनिमम वोट वैल्यू होगा, वो सारा होगा, तभी दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो 10 बार बनते रह जाएंगे। आपको कमेंट करके हमको ये बताइए कि अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति हैं जो दोबारा राष्ट्रपति बने हुए हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम आपको बता देते हैं वैसे कि एक ही राष्ट्रपति हैं जो राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन आप इस पे देखिएगा और समझिएगा। आर्टिकल 58 मतलब अनुच्छेद 58 ये बताता है कि अगर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर कोई भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा ये कहा गया कि उसका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होगा। लेकिन भाई साहब, अगर ये बताइए कि अपने भारत में ही 35 साल से ऊपर के लोग बहुत कोई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं? ऐसे में तो भाई अपने देश का करोड़ों लोग 35 साल से ऊपर होगा, तो क्या सबको जाकर के भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा? ऐसे में तो कचरा हो जाएगा यार। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो जा रहा था, आपको पता है इसको, मतलब इतना कम एज था, मतलब, और भारत का नागरिक था, तो मतलब इतना ज्यादा लोग खड़ा हो जा रहा था इलेक्शन में कि बाद में जोड़ना पड़ा कि कोई भी अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको 50 प्रस्तावक लाना होगा और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लाना होगा। प्रस्तावक मतलब क्या होता है कि जो आपको प्रस्ताव दे कि हम चाहते हैं कि आपको इनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होने का आज्ञा दिया जाए। और उसके बाद 50 अनुमोदक चाहिए कि जो लिखित में दे। अनुमोदक मतलब लिखित में जो दे कि आप रिटेन में कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हों। और ये जो 50 अनुमोदक और प्रस्तावक है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा से ही चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद से चाहिए, मतलब 50 सांसद चाहिए आपको। आप चाहे तो लोकसभा से 50 उठा लें या राज्यसभा से 50 उठा लें, या दोनों को जोड़ के 20 इसमें से उठा ले, 30 इसमें से उठा ले, या 20 इसमें से या 30 इसमें से, मतलब दोनों को जोड़ के, मतलब दोनों को ऐड करके 50 प्रस्तावक चाहिए। जो मतलब 50 सांसद से आपका मतलब, अगर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो आपको 50 सांसद से पहचान होना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन को बता सके कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हों। तो ये तो 50 प्रस्तावक हो गए। और मान लीजिए आपको किसी भी कारणवश अगर 50 प्रस्तावक मिल गए, आप 50 सांसद से आप संपर्क बना लिए और वो बोल दिए कि हाँ हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन में खड़े हों, तो आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद कहा गया कि अगर 50 प्रस्तावक हो गए तो आप इन 50 प्रस्तावक को छोड़ के 50 और अनुमोदक लाइए। जैसे अनुमोदक है ना, जो 50 प्रस्तावक तो आपने दे दिया कि बता दिए कि इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन 50 और अनुमोदक लाना होगा
जो रिटेन में ये देंगे कि हम ये चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हों। अगर और ये जो 50 अनुमोदक है ना, ये 50 मेंबर नहीं चाहिए, ये तो 50 अलग हैं, लेकिन 545 लोकसभा में होता है और 245 राज्यसभा में होता है। तो उनमें से 50 जो आप प्रस्तावक बना दिए हैं ना, उनको आप अनुमोदक नहीं बना सकते हैं। उनसे अलग 50 अनुमोदक और लाइए, जो रिटेन में दें कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़े हों। तो मतलब कुल एक सम अप किया जाए ना, तो आपको 100 एमपी से पहचान होना चाहिए। अगर 100 एमपी अगर चाहते हैं ना कि आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाएं, तभी आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज आप खड़े नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 58 था। और आर्टिकल 59 ये कहता है कि आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होने का कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको जमानत राशि देना पड़ता है। जमानत राशि के रूप में आपको 15,000 देना होता है। और दूसरा ये होता है कि आप पागल नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं तो पागल होगा भाई तो यार राष्ट्रपति के पद कैसे संभालेगा, जाहिर सी बात है। और तीसरा बात ये होगा कि जो इंसान खड़ा हो रहा है वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया क्या होता है? दिवालिये का मतलब होता है कि वो कर्ज में डूबा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी देखते नहीं कि सहारा दिवालिया हो गया था, अभी जो अनिल अंबानी है, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई, वो भी धीरे धीरे दिवालिया होते जा रहे हैं, उनका कंपनी बिके जा रहा है। देखिए दिवालिया का मतलब होता है कि गरीब नहीं होता है, गरीब नहीं कहा जाता है इसको। ये दिवालिया मतलब ये कर्ज में डूब जाता है, और कर्ज में डूबने के कारण ये कर्ज नहीं दे पाता है जिससे कर्ज लेता है। जैसे बैंक करप्ट हो गया, बैंक नीरव मोदी हो गया, पैसा लेके भाग गया था तो दिवालिया हो गया था। तो कर्ज में नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चौथा ये होगा कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप राष्ट्रपति की इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उससे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से पहले रिजाइन करना होगा। आप रिजाइन करके ही उसके बाद आप गवर्नमेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और पांचवा कंडीशन ये है कि आप संसद का मेंबर नहीं होना चाहिए। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से दोनों का आप मेंबर नहीं होना चाहिए। और छठा ये है कि आप विधानमंडल के भी आप सदस्य नहीं हो सकते हैं। मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य आपको नहीं होना होगा, तभी आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझिएगा, ये था जमानत 15,000 राशि हो जाता है, होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कर्ज में नहीं होना चाहिए। कर्ज में होगा ना भाई साहब, तो अगर उसको राष्ट्रपति बना दीजिएगा तो सारा पैसा लूट के अपना कर्ज ही भरने में लग जाएगा, तो देश का भला क्या करेगा। इसलिए दिवालिया नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में देखिए, ये समझिए दो बात, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना तो आप उससे पहले रेजिग्नेशन दीजिए, रिजाइन दीजिए, उसके बाद आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़िए। लेकिन सांसद और आप विधानमंडल के सदस्य हैं तो आपको प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि आप पहले रेजिग्नेशन नहीं देंगे। अगर आप संसद हैं या विधानमंडल के सदस्य हैं तो आप पहले रेजिग्नेशन नहीं देंगे। आप चाहें तो राष्ट्रपति की इलेक्शन जीत जाइए। अगर आप जीत जाते हैं उसके बाद आप लोकसभा और राज्यसभा से या विधानमंडल से आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर आप नहीं, वहीं गवर्नमेंट जॉब में क्या था कि आपको पहले रेजिग्नेशन देना था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में पहले नहीं दे सकते हैं। जीतने के बाद भी आप लोकसभा और संसद या विधानमंडल से आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं, जीतने के बाद भी। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा और कैसे होगा। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं, जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये किसी कारणवश सीजेआई नहीं है तो कौन दिलाएगा? अगर किसी कारणवश भारत में अवेलेबल नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सीजेआई अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर नहीं होते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों का बेंच होता है, उसके बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो इनको मिला के कुल 34 होते हैं। तो अगर किसी कारणवश सीजेआई नहीं है तो जो 33 में जो सीनियर होगा, सबसे सीनियर होगा ना जज में, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमेशा सीजेआई रहते हैं अवेलेबल शपथ दिलाने में, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 61 मतलब अनुच्छेद 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति को
पद से हटाना, मतलब कब राष्ट्रपति को अपने उनके पद से हटा दिया जाएगा? जब पहला ये कहा गया है कि अगर वो विदेश को समर्थन करने लगे। समर्थन करने का मतलब कि विदेश को ऐसे समर्थन करे जो संविधान के खिलाफ हो, मतलब ऐसा कोई भी काम कर दे जो अपने देश में के खिलाफ हो और विदेश को भारत का राष्ट्रपति हो के विदेश का समर्थन कर रहे हैं किसी भी जिससे जो संविधान के खिलाफ हो, तब इनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। दूसरा ये कि संविधान का अतिक्रमण हो जाए, तब मतलब कहने का मतलब कि जो मंत्रिमंडल है उसका बात नहीं मानना ही संविधान का अतिक्रमण होता है। कि जो अगर मंत्रिमंडल है तो उसका अगर आप बात नहीं मान रहे हैं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। ये प्रेसिडेंट को हटाने का इम्पीचमेंट हो जाता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें, इस राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान बात नहीं है। मजाक बात तो है नहीं कि राष्ट्रपति को हटा दीजिएगा। हाँ, उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों भाग ले रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने में, इम्पीच करने में बस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होंगे, बस यही लोग हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को। क्योंकि जो गलती होगा या जो संविधान के खिलाफ होगा वो तो केंद्र में होगा ना, उससे राज्य को क्या लेना देना, इसलिए उनको नहीं रखा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है हटाने के लिए प्रेसिडेंट को। आपको पता है कि 545 लोकसभा में मेंबर होते हैं और 245 राज्यसभा में। तो उनमें से दोनों में से कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, संसद का दोनों हाउस में से कोई भी हाउस पहले राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। या तो लोकसभा भी कर सकता है, राज्यसभा भी पहले कर सकता है। अगर लोकसभा पारित करता है तो इनको हटाने के लिए 66% मतलब 66% आपको टोटल वोट का बहुमत चाहिए। अगर 66% लोग कह रहे हैं वहाँ पे उस हाउस के कि इस प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, तो यहाँ से ये बिल पास हो जाएगा। उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जाने से 14 दिन, देखिए दोनों में से कोई हाउस प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन दोनों में से पहले जो हाउस लाएगा, जैसे मान लीजिए लोकसभा लाया ना, तो उसको वहां से पास होने के बाद 14 दिन का समय दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आपको अब पद से हटाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवर में कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए, तो आप आकर के दूसरा, जो पहला हाउस में से पास हो गया, दूसरा हाउस जिसमें बाकी है, वहां आके आप अपने फेवर में बोल सकते हैं। अगर आप वहां आकर के आप ये प्रूव कर देते हैं कि हमने ये काम क्यों किया है, तब आप, अगर राज्यसभा को लग जाता है कि जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, नहीं ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, संविधान के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अगर राज्यसभा चाहे तो ये यहाँ से पास नहीं करेगा। अगर ये पास नहीं करेगा तो ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगर ये भी पास कर दिया, अगर इनको लग जाता है कि राष्ट्रपति गलत कर रहा है, तो राष्ट्रपति वहां से हट जाएंगे, उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। देखिए, अगर राज्यसभा भी अगर चाहे कि राज्यसभा को भी लगता है कि अगर ये प्रेसिडेंट ठीक नहीं है, तो ये भी प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन इसको भी 66% चाहिए पास करने के लिए। लेकिन बिल ही लाने के लिए अगर लोकसभा राज्यसभा में से दोनों में से कोई भी अगर बिल लाता है, प्रस्ताव ही लाता है, पहले स्टार्ट करता है, तो उनको 25% बहुमत चाहिए, मतलब 1/4 बहुमत चाहिए प्रस्ताव ही लाने के लिए कि राष्ट्रपति को हटाना है। 25%, ठीक है, 1/4 दोनों में से कोई राज्य अगर पहले लाता है तो। और पास करने के लिए 66%। अगर दोनों में से पास हो जाता है हाउस में से, तो ये राष्ट्रपति हट जाएंगे। अगर दोनों में से किसी एक से भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। और ये जो राष्ट्रपति का हटाने का जो पद है ना, हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जो पहले हमने बताया था कि राष्ट्रपति पद भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो आर्टिकल 52 में बताए थे हम, तो वो यूके से लाया गया था। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है ना, ये यूएसए से लाया गया है। तो आर्टिकल 61 जो इम्पीचमेंट है ना, वो यूएसए से लाया गया है। प्रेसिडेंट होगा इसका यूके से और हटाने का यूएसए से लाया गया है। देखिए, आर्टिकल 62 जो है ना, अनुच्छेद 62, ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का किसी भी कारणवश जगह खाली है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा के किसी ना किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जा सकता है, बनाया
जाना जरूरी है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का जगह खाली है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा और राष्ट्रपति बनेगा 6 महीने के अंदर। ना उस 6 महीने से अधिक नहीं जाता है कोई भी कुछ हो जाए। और जो 6 महीने तक है ना, 6 महीने तक जो जगह खाली होता है राष्ट्रपति का, उसमें उपराष्ट्रपति मतलब जो होते हैं ना, वो एज ए कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है किसी कारणवश, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसी कारणवश उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं होंगे तब। ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कब ऐसा समय आया था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया था। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाते हैं तो हम अगले वीडियो में, इस 2 मिनट के वीडियो में बता देंगे आपको। हमें पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। तो देखिए, अगर किसी कारणवश अगर सीजीआई भी अगर नहीं रहते हैं जो, तो 33 जज आपको हम जो पहले बताए थे ना, उनमें से जो सीनियर होगा वो एज ए कार्यकाल प्रेसिडेंट काम करेगा 6 महीने के अंदर। लेकिन 6 महीने तक इलेक्शन करा ही लेना है किसी कारणवश, अगर नहीं होता है तो 6 महीना तक कराना ही कराना है, एकदम कंपलसरी है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। देखिए, प्रेसिडेंट का पद कब खाली होता है, या तो वो खुद अपने से त्याग पत्र दे दें प्रेसिडेंट, या उनके ऊपर इम्पीच लग जाए। अभी हमने बताया था कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। ठीक है, और तीसरा कि उनका डेथ हो जाए या उनका मृत्यु हो जाए, या उनके ऊपर किसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा फर्जवाड़ा का ये लग जाए। जैसे मान लीजिए कोई होता है कि 35 ईयर्स एज है, अगर उनका एज 35 नहीं हुआ है और वो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि इनका डॉक्यूमेंट जो है गलत है, तो इनको उस समय से पद से हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पद से। ठीक है, और चौथा होता है कि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब। जैसे कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो इन्हीं को, जो प्रेसिडेंट है, उनको कहा जाता है कि आप 6 महीने तक बने रहिए। हालांकि इस कंडीशन में नहीं होता है, कहा जाता है कि मतलब उपराष्ट्रपति या सीजीआई या जज को नहीं लाया जाता है और कार्यकाल समाप्त होता है तब उनमें कहा जाता है कि आप बने रहिए राष्ट्रपति के पद पे 6 महीने तक, उसके बाद आप हट जाइएगा। तो ये प्रेसिडेंट का 62 यही कहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 महीने का अगर खाली होता है प्रेसिडेंट का पद, तो 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करा के राष्ट्रपति किसी को बना देना है। अब देखिए, ये यहाँ तक खत्म हो जाता है राष्ट्रपति का पूरा, जितना आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जितना है सब खत्म हो जाता है। लेकिन अब 2 मिनट के अंदर हम ये बता देते हैं कि प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट का पावर आप बहुत सारा, भले ही लोग उसको मजाक में ले ले, लेकिन देखिए, प्रेसिडेंट ही है जो पीएम को इलेक्ट करता है, मंत्रिमंडल बनाता है, सीएजी बनाता है, सीएजी का जो ये होता है। अब गवर्नर जनरल हो गया, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यही चुनते हैं, मतलब यही अपॉइंट करते हैं। पीएम को भी अपॉइंट करते हैं, मंत्रिमंडल को भी अपॉइंट करते हैं, सीएजी को अपॉइंट करते हैं, सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट को जज को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा है, जो चाहे यूपीएससी का जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट यही करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा है जिनको अपॉइंट राष्ट्रपति ही करते हैं। ये तो है पहला ये थे। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर में ये होता है कि देखिए, जितने भी भारत हिंदुस्तान जितना भी काम करता है, भारत सरकार जितने भी काम करती है ना, उनमें सिग्नेचर राष्ट्रपति का ही होता है, किसी पीएम सीएम का नहीं होता है। सिग्नेचर राष्ट्रपति का ही होता है, दूसरा किसी का नहीं होता है, जो भी भारत सरकार का काम होता है। ठीक है, इसके जितने भी सिग्नेचर होता है इनका होता है। और इनका एक और पावर देख लीजिए कि जितने भी मंत्रिमंडल हैं भारत में, उनमें किसी भी मंत्रिमंडल का अगर इनको लगता है कि उसमें करप्शन हो रहा है, तो वहां का फाइल यहाँ का मतलब राष्ट्रपति मंगा सकता है और देख सकता है कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इनके पास इतना पावर है। ठीक है, और देखिए, एक लेजिस्लेटिव पावर समझ लीजिए। लेजिस्लेटिव पावर ये होता है कि मतलब अगर देखिए, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, ठीक है, राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। ठीक है, तब कोई प्रस्ताव कानून बनता है। ठीक है, उससे पहले
कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि लोकसभा से अगर कोई चीज़ पारित हो जाता है तो राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है कि उसको रोक सके, उसको रोक नहीं सकता है राज्यसभा। 14 दिन के अंदर उनको साइन करना ही करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो भी वो पास हो जाएगा। और उस पास कानून कब बन जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो नहीं होता है। और देखिए दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि देश में इमरजेंसी आ गया है, अपने देश में इमरजेंसी है, अगर कोई कानून बनाना एकदम जरूरी है कि इसके कानून के बिना अपने देश में बहुत कुछ अलग थलग हो सकता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा नहीं खुल सकता है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस समय प्रेसिडेंट अगर चाहे ना तो अपने एक सिग्नेचर से कोई भी कानून बना सकता है। इमरजेंसी टाइम में कोई भी अध्यादेश को ला करके मतलब कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन वो अध्यादेश ही कहलाएगा इमरजेंसी टाइम में। ठीक है, तो ये पावर है कुछ प्रेसिडेंट का। ऐसे आप नहीं कह सकते ये प्रेसिडेंट कुछ भी है ऐसे वैसे। ठीक है, बहुत लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पावर है प्रेसिडेंट के पास। हम समझ सकते हैं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन हर एक पहलू को बताने में कुछ समय लगा है दोस्त। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भगवान आप सबका भला करे।